के सभी गेस्ट, घटना या खबर काल्पनिक नहीं है। किसी भी तरह का हो हल्ला, गाली गलौज या बेमतलब की बहस यहाँ प्रतिबंधित है। किसी भी लिंग, जाति या धर्म को ठेस पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। हम पूरी रिसर्च और तर्क के साथ इसलिए चर्चा करते हैं ताकि झूठ से पर्दा उठ सके और सच आपके सामने आए। धन्यवाद। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन पर भरोसा करे છે અને એટલે જ जनता जनार्दन भाजप ઉપર ભરોસો કરે છે। આ માત્ર ચૂંટણી સભા નથી, પરંતુ આ ગુજરાતની જનતાનો વિજયનો શંખનાદ છે દોસ્તો। गुजरात और हिमाचल, इन दो राज्यों के चुनावों के नतीजे आ गए हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालांकि हिमाचल में उसे हार का सामना करना पड़ा। 68 सीटों वाले हिमाचल में कांग्रेस जीत दर्ज करते हुए सरकार बनाने जा रही है। इन दो राज्यों के चुनाव नतीजों को देखा जाए तो इसका अनुमान पहले से लगाया जा रहा था कि गुजरात में बीजेपी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना सकती है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही रिकॉर्ड बनाए। बीजेपी जहां सबसे ज्यादा सीटों से, तो वहीं कांग्रेस सबसे कम सीटों का रिकॉर्ड बनाया। यही वजह है कि हिमाचल का चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस जश्न नहीं मना पा रही। खैर, इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि गुजरात और हिमाचल में आज क्या हुआ। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। गुजरात में सभी रिकॉर्ड तोड़कर कमल खिल गया है। वहां पर 27 साल से जो भारतीय जनता पार्टी का शासन था, उसके बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में रिकॉर्ड सीटों पर जीत दर्ज की है। ये आप देख रहे हैं कि आज सुबह 12 दिसंबर को दोबारा शपथ ले सकते हैं भूपेंद्र पटेल, जो गुजरात के अभी मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भूपेंद्र जो हैं वो नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी राज बदल गया है और रिवाज कायम है। वहाँ पर चल रहा था कि राज बदलेगा या रिवाज, तो रिवाज नहीं बदला, यानी भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार मौका नहीं मिला। कांग्रेस ने 40 सीटें जीती है वहाँ हिमाचल में, और भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर सिमट गई है। लेकिन वोट का परसेंट जो डिफरेंस है वो 1% से भी कम है। हिमाचल में 8 मंत्री अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त था, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। जब चुनाव के नतीजे आए तो उन्होंने हार को स्वीकार किया। गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड सीटों पर जीत तो दर्ज की, कांग्रेस ने यहां अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। 1990 में जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो कांग्रेस को 33 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार तो उससे भी बुरी हार हो रही है और कांग्रेस 20 सीटों के नीचे आ गई है। आपको बताते हैं कि गुजरात में किसे कितने % वोट मिला और सीटें कितनी मिली हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। ये 2022 का चुनाव नतीजा है, ये 2017 का है। वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को करीब 53% वोट मिला है, सीट 156 मिली है। कांग्रेस को 27.10%, 17 सीटें मिली, और आम आदमी पार्टी को 12.85 करीब 13% वोट मिला है और 5 सीटें मिल पाई हैं। अदर्स को 7% वोट और 4 सीटें मिली। यदि इसको 2017 के मुकाबले में देखें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट भी बढ़ गया 3% करीब। कांग्रेस का जो है वोट परसेंट सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, वहाँ पर 14% वोट घट गया है और आम आदमी पार्टी को 12% का इजाफा हुआ है। तो यानी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट में सेंधमारी की है। गुजरात विधानसभा में बीजेपी ने जो इतिहास रचा, ऐसा ही इतिहास देश में अन्य राज्यों में भी कई पार्टियों ने रचा है। आपको बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से राज्य और कौन कौन सी पार्टी हैं जहां इस तरह का इतिहास रचा गया। किस राज्य में किस पार्टी की बड़ी जीत। 1985 में गुजरात में ही कांग्रेस ने, जब माधव सिंह सोलंकी थे, तो वहाँ पर 149 सीटें जीती थी।
ये अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड था गुजरात में, जहां 149 सीटें जीती। पश्चिम बंगाल चलते हैं तो 1977 में इमरजेंसी के बाद लेफ्ट पार्टी ने 294 में से 231 सीटें हासिल की थी। 1977 का था। 1990 में उड़ीसा में जनता दल ने 147 में से 123 सीटें वहां पर जीती थी। त्रिपुरा में चलते हैं तो 2013 में वहां वाम मोर्चा जब मानिक सरकार थे तो उन्होंने 60 में से 50 सीटें हासिल की। ये भी बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है जब 60 में से 50 सीटें त्रिपुरा में जीत की। और दिल्ली के बारे में अभी आपको जानकारी होगी, जब 2015 में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती थी। यदि देखा जाए हिंदुस्तान के इतिहास में तो ये सबसे बड़ी जीत है जब किसी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती हों। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 7वीं बार सरकार बनाने का इतिहास बनाया। ऐसी ही लंबी सरकार चलाने का इतिहास भी कई पार्टियों का है। वो भी एक बार देख लेते हैं कि अब तक किस पार्टी की किस राज्य में सबसे लंबी सरकार चली है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल पूरे किए, लेकिन सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक 34 साल का रहा है पश्चिम बंगाल में, जो 1977 से 2011 तक 34 साल तक लेफ्ट का राज रहा। त्रिपुरा में माणिक सरकार की, सीपीएम की सरकार 1998 से लगातार 20 साल तक सरकार में वहाँ पर बनी रही है। उड़ीसा में नवीन पटनायक की भी बीजेडी की सरकार को 22 साल हो गए। 2000 में वो बने थे नवीन पटनायक, हालांकि उससे पहले बीजू पटनायक भी लंबे समय तक रहे थे। दिल्ली में कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार 1998 से लगातार 15 साल तक सरकार में रही थी, हालांकि उसके बाद कांग्रेस कभी आई नहीं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 1995 से लगातार 27 साल से उसका राज बरकरार है और ये एक बार और वहाँ पर सरकार बनाने का मौका मिला है। गुजरात और हिमाचल चुनावों के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान गुजरात में बीजेपी को मिले अभूतपूर्व समर्थन के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने क्या कुछ और कहा, ये एक बार सुन लेते हैं। बीजेपी को मिला जन समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। देश में बहुत कम चंद पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। उन चंद पार्टियों में अब आपकी आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। दरअसल गुजरात में कांग्रेस की करारी हार का असर सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि इसका असर दूसरे दलों पर भी पड़ेगा। दूसरे दल वो जो 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष की अगुवाई करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या 2024 का ट्रेलर है ये चुनाव नतीजे, और कांग्रेस की जमीन क्यों खिसक रही है, क्या खिसक रही है? क्या आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी और इसके क्या मायने होंगे? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता सतीश लखेड़ा साहब, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार करण शाह साहब और वरिष्ठ पत्रकार दीपक रजानी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। गुजरात इस पर चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन एक बार गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता को इस निर्णायक जीत के लिए दिल से धन्यवाद। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को हार्दिक बधाई। आपका परिश्रम और समर्पण इस विजय की शुभकामनाओं का असली हकदार है। फिर से आश्वस्त करता हूं, जनता को किया हर वादा जल्द निभाएंगे। राहुल ने इसके साथ दूसरा ट्वीट भी किया गुजरात को लेकर। हम गुजरात के लोगों का जनादेश विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। हम पुनर्गठन कर कड़ी मेहनत करेंगे और देश के आदर्शों और प्रदेशवासियों के
हक की लड़ाई जारी रखेंगे। ये राहुल गांधी का ट्वीट है हिमाचल और कांग्रेस गुजरात के चुनाव नतीजों के बाद। उन्होंने हिमाचल और गुजरात दोनों की जनता के लिए अलग अलग ट्वीट करके अपनी बात रखी है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतीश लखेड़ा साहब, सिद्धार्थ शर्मा साहब, करण शाह वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है सर। सतीश लखेड़ा जी, पहले आपको बहुत बहुत बधाई जिस तरह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, लेकिन हिमाचल में आपकी क्या कमी रही, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा, इस पर भी आप चिंतन करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस नतीजों को एक नज़र में? जो मोदी जी का विजय जी 8 साल की केंद्र सरकार की जन कल्याण की योजनाएं थी और जिसको हम आम जनता तक लेकर गए, उसको लेकर हम आश्वस्त थे और हमारे कार्यकर्ता आश्वस्त थे कि हम अपनी बात जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। गुजरात जिस तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतीश जी, एक मिनट आपको रोकता हूं। मेरी सहयोगी प्रीति चौहान जो है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी से बात करें, एक बार उनको सुन लेते हैं फिर आप। ये बात अलग है कि हम उनको सीटों में परिवर्तित नहीं कर पाए और बहुत बड़ी तादाद में हम बहुत कम मार्जिन से सीटें लूज़ किए हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने जो जन समर्थन दिया है, जो प्यार दिया है, जो वोट दिए हैं, उसका मैं बहुत आभारी हूं। और दिल्ली की जनता ने जो विपक्ष के रूप में हमें ताकत दी है, हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि थोड़ी मेहनत अगर कर लेते भाजपा तो क्या पता शायद, लेकिन फिर भी सपनों में हो सकता था, ऐसा रियल नहीं हो सकता था, जीत जाती। देखिए, ये बात पता है कि जो लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी तो 20 सीटें भी नहीं ले पाएगी, जो ये कहते थे कि हम 220 सीटें जीतेंगे, आज उनके सपने कहाँ हैं, उनकी बातें कहाँ हैं। जो लिखित में बता रहे थे कि मैं लिख के दे रहा हूँ बीजेपी 20 सीटें जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। दिल्ली की 40% लोगों ने, वोटर्स ने हमें सपोर्ट किया है और बहुत बड़ी तादाद में जिस तरह से समर्थन मिला, हमें मजबूत विपक्ष मिला की भूमिका मिली है। हम एक सकारात्मक विपक्ष, एक रचनात्मक विपक्ष, दिल्ली को विकास की ओर ले जाने के लिए काम। गुजरात में 150 से ज्यादा सीटें आई हैं, उस पर क्या कहेंगे? मोदी जी का चमत्कार है और मोदी जी का जादू और केंद्र सरकार और गुजरात सरकार की परफॉर्मेंस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और गुजरात की जनता का आशीर्वाद, ये सब मिलाकर हिमाचल में बड़ा कम मार्जिन रहा देश। हिमाचल में हम बहुत अच्छा वोट लिया है। पहले जीत और हार के अंतर का बहुत कम रहा है, पहली बार ऐसा हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल की जनता ने भी बहुत समर्थन दिया है। बहुत कम मार्जिन से हम रहे, जिसके कारण सीट परिवर्तित नहीं हो पाई। थैंक यू सो मच। हमारे साथ ये दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी थे, जो कि एमसीडी चुनाव के बारे में इन्होंने बहुत कुछ कहा। साथ ही गुजरात में जो पोल्स हुए, जो नतीजे आए, जिस तरीके से 150 से ज़्यादा सीटें भाजपा ने जीती हैं और हिमाचल में जो हार हुई उसके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। हमारे साथ इस वक्त हमारे एडिटर इन चीफ विजय जी जुड़े हुए हैं और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी मैं यहाँ भाजपा के दफ्तर जी, मैं आपके पास आता हूं प्रीति। हमारे साथ सतीश लखेड़ा साहब जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ शर्मा आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करण शाह साहब जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, सतीश जी की बात अधूरी रह गई, लेकिन मैं आपसे ये सवाल लेना चाहता हूं क्योंकि आदेश जी ने आम आदमी पार्टी पर प्रतिक्रिया दी है, तो आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? और एक बधाई आपको, जैसे केजरीवाल साहब ने कहा कि अब आप राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे, तो उसकी भी बधाई आपको। धन्यवाद विजय जी। भाजपा को सबसे पहले मैं शुभकामना देता हूं कि उन्होंने एक शानदार जीत गुजरात में हासिल की और साथ साथ ये भी उनको शुभकामना कि कल तक जो 3 राज्यों में जिसकी सरकार भाजपा की थी, आज वो एक राज्य में सिमट गई। तो ये साबित करता है कि उनका जो गुजरात मॉडल है वो बहुत अच्छा मॉडल है गुजरात के लिए, देश के लिए नहीं। तमिलनाडु का अपना मॉडल है, दिल्ली का अपना मॉडल है, हिमाचल का कल से अपना मॉडल होगा जी। लेकिन इस चीज के अलावा एक प्रमुख बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पिछले 2 दिनों में जो
राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, ये कुछ चीजों की ओर इशारा करते हैं जो कि स्पष्ट रूप से इशारा कर रहे हैं, और इसको हर राजनीतिक दल के व्यक्ति को, चाहे मैं हूं, भाजपा हो, कांग्रेस हो या आपके जैसे राजनीतिक विश्लेषक हो, हम तीन सभी के लिए एक सीख है कि सबसे पहले तो प्रतिद्वंदियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चुनाव में जीत सकता है। जिस तरह से खेल में प्रतिद्वंदियों का मजाक नहीं उड़ाया जाता है, वैसे राजनीतिक दलों को एक दूसरे का मजाक उड़ाने से बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारतीय राजनीति में आज तीन तरह के स्पेस के लिए आज जगह बन गई है। यह स्पष्ट हो गया है कि भावना के लिए भी जगह है, सज्जनता के लिए भी जगह है और नवीन रचनात्मकता के लिए भी जगह है। तो जो भावनाओं को मुख्य रूप से रख के चुनावों को लड़ते हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि सज्जनता को और नवीन रचनात्मकता को वो आदर दें। साथ में जो सज्जनता को प्रमुख बना के चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि भावनात्मक रूप से जो वो लोग हैं और नवीन रचनात्मकता को उन्हें आदर देना चाहिए। और जो नवीन रचनात्मकता लेके राजनीति कर रहे हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनके लॉजिक के अलावा अपने लॉजिक के अलावा उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की भावना और सज्जनता का भी मूल्य है। तो मेरे ख्याल से मुख्य रूप से ये चीज साबित हुई है कि भारत के संविधान की जो प्रथम धारा है कि भारत एक राज्यों का संघ है, जहां पर एक रूपता नहीं विविधता चलेगी। गुजरात मॉडल बहुत अच्छा है गुजरात के लिए, हिमाचल का अपना मॉडल है, दिल्ली का अपना मॉडल है, बंगाल का अपना मॉडल। जी करण शाह साहब, भारतीय जनता पार्टी की ये जो बम्पर जीत है 27 साल बाद भी 156 सीट जो अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है या गुजरात की सरकार के लिए ये मैंडेट है? विजय जी, मैं आपको ये बता दूं कि आज की जो जीत है वो ऐतिहासिक जीतों में है और उसके 3 रिकॉर्ड है जो उसके बारे में बताना चाहता हूं कि 1985 के बाद जो माधव सिंह सोलंकी का जो रिकॉर्ड कांग्रेस ने बनाया था तब की अगर बात और तब के आंकड़े अगर आप देखें तो कांग्रेस 149 थी और भाजपा तब 11 बैठकें थी। आज वही नतीजे दोहरा रहे, लेकिन ये सब पार्टी बदल गई है। 27 सालों के बाद भाजपा 156 और कांग्रेस 17 बैठक पर आ गई है। दूसरी बात, पहली बार गुजरात के इतिहास में कोई भी एक पार्टी को 50%, भाजपा को 50% से ज्यादा और कांग्रेस को 30% से कम वोट शेयर मिला हुआ है, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण है। और ये पूरी जो घटना ये बनी है, ये यहाँ पे एक ही चीज चली है कि मोदी मैजिक। आप आम आदमी पार्टी के नेताजी बोल रहे थे कि सबके अलग अलग मॉडल थे, लेकिन दिल्ली का मॉडल को लेके ही आम आदमी पार्टी नहीं थी, बल्कि गुजरात दिल्ली में उन्होंने बहुत ही अच्छी सी जीत की। उनके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो अलग बात है, लेकिन इसीलिए तो वो कह रहे हैं सर कि अलग अलग मॉडल चल रहे हैं, दिल्ली का मॉडल गुजरात में नहीं चला। जी नहीं, बिल्कुल अलग अलग मॉडल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी का जो वेव है उसके ऊपर ही सबने विश्वास रख के ऐसी बड़ी सी जीत हासिल की है, ऐसा मेरा मानना है। जी सतीश लखेड़ा जी, मतलब करण शाह साहब बहुत गुजरात को अच्छे से समझते हैं, क्या इसका मतलब मैं ये मानूं जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया और कहा उसको आप भी इनकार नहीं करेंगे कि मोदी मैजिक से जीत गए, तो बाल बच गए? अगर सरकार के नाम पर वोट जाता तो फिर क्या होता? स्वाभाविक रूप से हर बार एक नेता होता है, नेतृत्व होता है, उनके पीछे पूरे कार्यकर्ता होते हैं। हमारे आम आदमी पार्टी के जो साथी हैं वो भी जानते हैं उनके पास जो उनके नेता होंगे उन्हीं के पीछे वो चल रहे हैं। हमने इतिहास ही नहीं रचा है। 52.5% विजय जी वोट मिले हैं और 182 में से 157 सीटें मिली हैं और 30 इसमें ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी नहीं जीती थी। कांग्रेस पार्टी की जो पिछली बार 41% था, जो 27 पे आ गए हैं और 77 से 17 पे आ गए हैं, तो ये भी जनता के सामने है। गुजरात मॉडल का अर्थ केवल इतना है, जो गुजरात पहले भाजपा शासन से पहले दंगे देखता था, 250 दिन के कर्फ्यू देखता था, आज गुजरात निवेश के लिए सुरक्षित है, व्यवसाय के लिए सुरक्षित है, दुग्ध क्रांति में अग्रणी है, केंद्रीय योजनाएं वहां धरातल पे उतर रही हैं। आम गुजराती यही सुकून चाहता है, शांति चाहता है। लेकिन सिद्धार्थ जी, जो लखेड़ा जी, सिद्धार्थ जी ने जो बात कही वो बात भी हमको समझने की जरूरत है ना, कि क्या एक ही मॉडल देश भर में चलेगा? शायद इसी वजह से आप हिमाचल नहीं जीत पाए, दिल्ली भी इसीलिए हार गए। बात नहीं, हाँ विजय जी, मॉडल थोपने की बात नहीं है जी। जब 12 साल मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने जिस तरह क्रांति की, जिस तरह हर क्षेत्र में आगे बढ़े, गुजरात के लोगों ने खुले हाथों से समर्थन दिया,
और उसी मॉडल को लेकर 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में आए तो वो प्रमाणिक चेहरा था। लोगों को विश्वास था कि जिस तरह गुजरात में खुशहाली है उस तरह इनका मॉडल आएगा। और इन 8 सालों में आपने देखा होगा कि अपने इर्द गिर्द हर व्यक्ति भारत को बदलते हुए देख रहा है। हिमाचल में मात्र 1% से कम का अंतर है। वो एक जनता का आदेश है, जनादेश है, वो सबको सिरोधार्य करना चाहिए। दिल्ली का जो रिजल्ट है, हिमाचल का है, जिस पे हमें खुशी मनानी उस पे हम जश्न मना रहे हैं। जहां हमारे अनुरूप नहीं आया उसकी हम समीक्षा करेंगे और हम काम करने वाली पार्टी है, साल भर काम करने वाली पार्टी है। जी इस नहीं, इसमें कोई बात ही नहीं है। सब लोग जीत रहे हैं, हार रहे हैं, ये कोई ऐसा बड़ी बात नहीं। जैसे खेल में होता है वैसा राजनीति में भी होता है, कभी जीतते कभी हारते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वो फिर जीत जाते हैं। सिद्धार्थ जी, एक चीज़ और, जो सतीश जी ने तो मान ली, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल साहब ने वो एक चिट्ठी लिख कर दी थी कि 220 सीटों का वो, और फिर गुजरात में जिस तरह से कहा था कि भारतीय सरकार बनाएगी आम आदमी पार्टी, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी के नेता सुबह से मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आप उनसे कह नहीं रहे कि माफ़ी मांगे इस पर। हाँ, एक मिनट, माफी तो मांग लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें बंगाल में भी जब चुनाव लड़ रहे थे तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हमारा भाजपा को वहां पे मेजोरिटी आने वाली है। अमित शाह जी भी जब चुनाव लड़े थे ना सब बंगाल में, तो उन्होंने दावा किया था कि हम चुनाव जीत रहे हैं बंगाल का, तो वो भी माफी मांग ले। इधर से अरविंद केजरीवाल से भी माफी मंगवा लिया जाएगा। चलिए, दिक्कत क्या है? ठीक है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। मतलब है कि नेताओं पर भरोसा ना रखा जाए। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन पर भरोसा करे છે અને એટલે જ જનતા જનાર્દન ભાજપ ઉપર ભરોસો કરે છે। આ માત્ર ચૂંટણી સભા નથી, પરંતુ આ ગુજરાતની જનતાનો વિજયનો શંખનાદ છે દોસ્તો। मेरे वरिष्ठ सहयोगी और गुजरात में न्यूज इंडिया के रेजिडेंट एडिटर मेहुल झाला भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेहुल झाला, चुनाव हो या ना हो, गुजरात की हर सीट पर नज़र रखते हैं। मेहुल, मैं जानता हूं कि आप बहुत थके हुए हैं और मेरे आग्रह के बाद आप इस समय तक रुके हुए हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं जो अब नतीजा के फाइनल लिस्ट है, 157 भारतीय जनता 156 भारतीय जनता पार्टी, 17 कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को 5 और अदर्स को 4, इसको आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? देखिए, सीधा सवाल है कि जिस तरह से वोटिंग कम हुई पर लोग घर से बाहर निकलकर उन्होंने दो चीज़ों का ध्यान रखा। एक तो मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए, कोई बाहर ही घुसना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन जिन सभाओं में गए, 31 जनसभाएं की, 3 रोड शो किए। अहमदाबाद को पूरा कुल मिलाकर 54 किलोमीटर का रोड शो 2 दिन में किया। जहाँ जाते थे वहाँ कहते थे कि आपके घर परिवार वालों को मेरा नमस्कार कहना और ये कहना कि आपका बेटा, आपका भाई नरेंद्र मोदी ने आपको याद किया है, आप वोट जरूर करें और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। मेहुल, ये गुजरात सरकार की जीत है या मोदी की जीत है? पार्टी को शहरों में प्रत्याशी नए थे, केवल सूरत को छोड़कर। जी, बड़ौदा में एक ही प्रत्याशी को रिपीट किया गया, योगेश पटेल मांजलपुर से। अहम मौके पर जब चुनाव का मतलब एक अंतिम तारीख थी कि आज के दिन प्रत्याशी डिक्लेयर होने चाहिए, कल परसों नामांकन है, उस वक्त योगेश पटेल का नाम आया, जो कि 7 बार विधायक रह चुके हैं इसी विधानसभा क्षेत्र से। उसको 8वीं बार मौका दिया गया। मैं आपको बताऊं कि बड़ौदा में मधु श्रीवास्तव हार चुके हैं, उनके खिलाफ निर्दलीय लड़ रहे हैं धर्मेंद्र सिंह वाघेला, उनकी जीत हुई है। सबसे बड़ा जो है बायड़ में उलटफेर हुआ है, बीजेपी के बागी थे धवल सिंह जाला, वो जीते हैं और शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला हारे हैं। तीसरा ये है कि खेड़ ब्रह्मा में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए अश्विन कोटवाल, वो हारे हैं और इनकी जगह पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्वर्गीय मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी के बेटे तुषार चौधरी जीते हैं। ये बड़े समीकरण है। राजकोट में सारी के सारी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आई है। सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है, तकरीबन 50 विधानसभा क्षेत्र की सीट गंवाने का। इसमें जो बड़े चेहरे हैं, परेश धानानी जो नेता विपक्ष हुआ करते थे, उनकी हार हुई है।
कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर ललित कगथरा थे टंकारा से, उनकी हार हुई है और साथ साथ ललित वसोया की भी हार हुई है। ठीक है। कांग्रेस ने जी करण शाह साहब, जैसे मेहुल बता रहे हैं, मैं दो चीजें आपसे समझना चाहता हूं। एक तो कांग्रेस की हार का बड़ा कारण आप क्या समझते हैं, और दूसरा एक बड़ा नाम इस चुनाव में आया भूपेंद्र पटेल के अलावा गुजरात का, वो है हर्ष संघवी का। क्या आप हर्ष संघवी का कोई एलिवेशन देख रहे हैं? पहली बात, आपके जो पहला प्रश्न उनका उत्तर मैं दे दूं कि कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा क्या रीजन है। कांग्रेस, ऐसा लग रहा था कि चुनाव के पहले ही कांग्रेस ने काफी गुजरात के चुनाव को ऐसे ही छोड़ दिया था। यहाँ के जो उम्मीदवार थे, जो व्यक्तिगत रूप से काफी अपने हिसाब से कैंपेनिंग कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, केंद्र के या प्रदेश के नेतागण से उनके उनको कोई प्रचार में सपोर्ट नहीं मिल रहा था। जैसे कि बताया कि जब भी चुनाव की घोषणा की गई थी विजय जी, तब से लेके पोलिंग तक सिर्फ एक ही बार राहुल गांधी है जहां पे 2 जगह पे सभा की, वो थे राजकोट और मऊदा जो सूरत की होती है। उसके अलावा ना प्रियंका गांधी सौराष्ट्र में आए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बिल्कुल आए थे, वो दूसरे फेज के लिए आए थे, वहां पे उन्होंने कैंपेनिंग की थी। लेकिन गुजरात में ओवरऑल देखा जाए तो कांग्रेस का कुछ भी प्रचार या कैंपेनिंग उतनी जोरों शोरों से नहीं हुआ था। और दूसरा जो अपना प्रश्न था, भूपेंद्र पटेल के बाद आए हर्ष संघवी 27 साल के हैं, सूरत मजूरा विधानसभा बैठक से वो जीते हुए, तीसरी बार वो जीते हुए, और सबसे युवा गृह मंत्री की उनको होम मिनिस्टर की जिम्मेवारी दी गई थी और बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई थी। और भारतीय जनता पार्टी जो नेशनल युवा मोर्चा है, उनके भी वो महत्व के होदे पे रह चुके थे एक दफा, और बाद में उनकी धीरे धीरे बढ़ी जाती। आपको बता दूं कि जो भी सूरत में महत्वपूर्ण आप देख लेते, कोई भी बड़ी मैराथन हो या नरेंद्र मोदी का जो कोई भी बड़े समाचार हो, तो उनकी जिम्मेवारी वो हर्ष संघवी लेते थे। सीआर पाटिल से करीब है, अमित शाह से भी करीब है और नरेंद्र मोदी से भी करीबी है। तो एलिवेशन होगा, उनके एलिवेशन बिल्कुल मैं ढूंढ रहा, एलिवेशन मैं देख रहा हूँ। एक और सवाल जो मेहुल झाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी वहां पर इसलिए खारिज हुई कि गुजरातियों को बाहरी पसंद नहीं है। क्या आप इसको सही मानते हैं? ये गुजरातियों के उसका है, सोच का मसला है? मुझे पूछ रहे हैं आप विजय जी? जी, आवाज कट रही थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेहुल झाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी वहां पर इसलिए नहीं कुछ कर पाई क्योंकि गुजरातियों को बाहरी लोग पसंद नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी के, वो स्थानीय की थे, वो उनके ही पाटीदार से लोग थे। अल्पेश कथीरिया हो, मनोज सोरठिया हो, धार्मिक मालव्या हो, गोपाल इटालिया जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है, तो वो लोग सब वहां की जो विस्तार है, जो बैठक है, जहां पे पाटीदार का मजबूत रहा है। आपको बता दूं 2021 में जब सूरत के महानगर पालिका के चुनाव हुए थे, उसमें से 28 बैठकें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। और अरविंद केजरीवाल जी मानते थे कि गुजरात में अगर एंट्री मिले, उनको बड़ी एंट्री मिले, तो वो दक्षिण गुजरात माने सूरत से मिलेगी। लेकिन सूरत एक तरीके से भाजपा का भी गढ़ रहा हुआ है। दक्षिण गुजरात की आपको बात बता दूं तो 35 सीट में से 34 सीट भाजपा ने जीती हुई है। सिर्फ एक सीट में कांग्रेस की जीत हुई है और आम आदमी पार्टी कोई भी सीट नहीं। आम आदमी पार्टी की एक सीट में जीत हुई है, जो देडियापाड़ा से वो जीत हासिल कर पाए वो। तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को सौराष्ट्र में से एंट्री मिली हुई है। सौराष्ट्र में चार बैठकों पे उनके जीत हासिल हुई है। सिद्धार्थ जी, एक बात समझना चाहता हूं कि क्या आम आदमी पार्टी, मैं तो समझता हूं कि आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी रही, क्योंकि 1% से कम वोट जीतने वाली पार्टी 2017 में 12% 13% वोट पर जीत लिया, तो वो मेरे हिसाब से तो अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी उसमें फंस गई? पहले आप हिमाचल गए, हिमाचल से आप निकल गए कि आपको लगा कि हिमाचल में कुछ नहीं होगा, गुजरात में आ जाएं, और गुजरात में आते ही भारतीय जनता पार्टी ने आपको एमसीडी का लालच दे दिया और आपने सोचा कि एमसीडी कब्जे में हो जाए तो ठीक है। इस वजह से गुजरात में शायद बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए। विजय जी, देखिए, तकनीकी रूप से भले आज हम आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी हो, लेकिन जब से ये पार्टी बनी थी, इसका नाम हो या इसके जो संस्थापन के समय से लोग जुड़े हों, हमारा हमेशा एजेंडा रहा है कि पूरे भारत को मेक इंडिया नंबर 1
तो अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो हमारी गुजरात की इकाई अलग चुनाव लड़ रही थी, एमसीडी अलग लड़ रहे थे और हिमाचल अलग लड़ रहे थे। जी मेरे ख्याल से अभी जो हमारे अलग पैनलिस्ट बोल रहे थे उसमें एक चीज हमारी समझ में आ रही है कि भारत में अब बाइनरी नहीं चलेगी, क्योंकि किसी ने आपके एक ग्राउंड पर से रिपोर्ट में आई कि बाहरी लोगों को रिजेक्ट कर दिया है। इस तरह की बाइनरी नहीं चलेगी, क्योंकि 40 लाख वोट आम आदमी पार्टी को इस गुजरात इलेक्शन में आज अपने रचनात्मक एजेंडा के लिए मिले हैं। दूसरी बात यह कि अगर बाहरी वालों को गुजरात में स्थान नहीं है, तो पहली बार जब भाजपा गुजरात में 1980 में चुनाव लड़ी थी तो उसको भी तो 6-8 सीटें आई थी, उस दिन तो भी तो वो बाहरी थी। तो इस तरह के मेरा यही कहना है कि इस देश में हम किसी दूसरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी का मजाक उड़ाएं या उनको हल्के में लें, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। और हमें यह ध्यान में रखना है कि भारत में तीनों स्पेस की राजनीति का आज स्थान है। भावनात्मक राजनीति का भी स्थान है, सज्जनता का भी स्थान है और रचनात्मक विघ्न का भी स्थान है। जी सतीश लखेड़ा जी, जो सवाल मैं सिद्धार्थ जी से पूछ रहा था उसमें एक बात समझना चाहता हूं आपसे कि सिद्धार्थ जी की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को करीब करीब 39 लाख 40 लाख वोट मिल गए हैं। अभी तक आप उसको, मतलब मैं आम आदमी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस को खत्म करने के टूल की तरह से, आपदा में अवसर की तरह से इस्तेमाल किया। दिल्ली में किया और जगह पर किया, लेकिन ये जो पार्टी है जिस तरह से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया, तो ये 40 लाख वोट भी क्या आपको खतरे की घंटी लगते हैं? हो सकता है कि आपको आज खुशी हो रही हो कि कांग्रेस को सफाया कर दिया आम आदमी पार्टी ने। विजय जी, एक ऐसी पार्टी, आप एक चित्र देखिए कुछ साल पहले का, जब अन्ना आंदोलन होता था, बहुत बड़ा आंदोलन होता था, उसमें बड़े बड़े लोग मंच पे थे और सबको लगता था राजनीति बदल रही देश की। परंपरागत राजनीति से एक नई राजनीति आ रही, और आता था कि फला देश से बड़े बड़े टेक्नोक्रेट छोड़ करके आए और देश की राजनीति बदल रहे। जी जी। उसके बाद क्या हुआ? वो सारे बड़े लोग, उसके बाद ये हुआ कि जेपी नड्डा जी हिमाचल वाले आज चुनाव आपका हार गए। उसके बाद ये हुआ कि जेपी नड्डा जी भाजपा के अध्यक्ष आज आपका चुनाव हार गए हिमाचल में। यही हुआ। जी सतीश जी। विजय जी, आपके शो में एक सबसे पहले लक्ष्मण रेखा का एक कोटेशन आता है, हम उससे बंधे हुए हैं। जी। हम चाहते हैं कि मेरा समय मैं बोलूं, मेरे मित्र अपने समय पे बोले। ठीक है। आपको मुझसे ज्यादा समय दीजिए। जी। इसके बाद जो क्षरण होता गया कि सारे लोग एक तरफ रह गए और चंदा और केजरीवाल जी साथ आ गए और सारे मित्रों को निकालते चले गए, तो उन्होंने एक चरित्र गढ़ा है। और उस चरित्र के बाद अभी देखिए हिमाचल के विधायकों को लेकर के कांग्रेस पार्टी अपनी मीटिंग करेगी, सरकार बनाएगी, वो उतना ड्रामा नहीं हो रहा है। मगर केजरीवाल साहब का दिल्ली में ड्रामा देखिए, मेरे जो काउंसलर हैं उनको पकड़ रही है, एजेंसियां लग गई हैं, अब हम इन्हें सुरक्षित ले जाएंगे। ये जो इवेंट क्रिएट करते रहते हैं, लिख करके दे रहे थे कि हम इतना आएंगे, इससे जनता झांसे में नहीं आती है। एक चरित्र प्रमाणिक बनाना पड़ता है। सतीश जी एक सवाल थोड़ा सा, आपने जब अन्ना आंदोलन का जिक्र कर दिया तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि अन्ना आंदोलन का बीज भले ही अरविंद केजरीवाल जी ने और उस समय का जो मोर्चा था, संगठन था, उसने किया हो, लेकिन खाद पानी तो आपने दिया है ना। मैं समझ रहा हूँ, आपकी तकलीफ को समझ रहा हूँ, लेकिन ये बात तो ठीक है ना। देखिए विजय जी, हर रचनात्मक जो भी अच्छा कार्य होगा उसमें सारे लोग जुड़ेंगे। वो राजनीतिक दल के लिए ही था, और केजरीवाल जी उस समय कोई नहीं जानते थे। उस समय अन्ना हजारे थे, प्रशांत भूषण थे, शांति भूषण थे, योगेंद्र यादव थे, आशीष खेतान थे, कुमार विश्वास थे, और बड़े बड़े चेहरे थे। उन लोगों के बीच में कहीं नहीं थे केजरीवाल जी। दूसरी चीज, जब समय के साथ उन्होंने पलटा मारा और पहली कांग्रेस पार्टी ने उनको अपने कंधे पर बैठाया, उसी कांग्रेस के लिए भस्मासुर बने हैं। भाजपा का आज भी उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया है। हमारे डेडिकेटेड वोटर, हमारा वोट परसेंटेज अपनी जगह है। जहां भी नुकसान हुआ है कांग्रेस का नुकसान। सर 15 साल की एमसीडी को हटा दिया इन्होंने। आप सिद्धार्थ जी से दोस्ती के लिए इतना सा भी नहीं बोलेंगे? अवश्य, देखिए जो जनता का जनादेश है उसे हम मान रहे हैं, विनम्रता से मान रहे हो। प्रधानमंत्री जी ने भी आज अपने भाषण में जो हमारा होर्डिंग लगा था उसमें हिमाचल की, गुजरात की और दिल्ली की जनता का अभिनंदन किया गया था। सबको बराबर करेंगे, हम खुशी को भी मनाएंगे, और जहां हमारी हार है या जहां कोई कमी रही है उसका हम चिंतन करेंगे। ये खुले, ये राजनीति है, ये पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है इसमें। जी सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आता हूँ। मेहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहुल, क्या आपको लगता है, जो सवाल मैं सतीश जी से पूछ रहा था, कि आम आदमी पार्टी अब जो है 40 लाख वोट को आगे बढ़ा पाएगी?
कांग्रेस का रिप्लेसमेंट हो बिल्कुल, सकती है आने वाले लोकसभा चुनाव हैं 2024 में जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो 50 विधानसभा क्षेत्र पर नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के चलते ही सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। और खुद कांग्रेस को भी ये डर था कि आम आदमी पार्टी को बार बार भारतीय जनता पार्टी की बी टीम और वोट कटवा पार्टी के नाम से उनको पुकारती थी। यही वजह है कि कांग्रेस को अंदेशा था कि आम आदमी पार्टी जितने भी वोट काटेगी, क्योंकि दोनों के जो चुनावी वादे थे वो करीब करीब बिल्कुल कॉपी पेस्ट की तरह थे, उसमें कोई नयापन नहीं था। पर कांग्रेस ने मध्य गुजरात और सौराष्ट्र और उत्तरीय गुजरात में अपना बड़ा जनाधार खोया है। मैं आपको बताऊं कि दक्षिण गुजरात में ट्राइबल इलाकों में भी जहां कांग्रेस का एक वक्त दबदबा था, जो सीटें शायद भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से नहीं जीत पाई है, उन सीटों पर भी कांग्रेस वो बचाने में नाकामयाब रही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जितने केंद्रीय नेता थे, बाकी बाहरी राज्यों के सीएम थे। अरे सर, अब बीजेपी के नेता को नाम मतलब मेरे पास प्रोग्राम 1 घंटे का ही है वहीं जी ठीक तो है। मतलब जिनकी सभाएं हुई, सभाओं ने गहरा असर छोड़ा। भले दोनों ही चरण में वोटिंग कम हुई, पर जितने वोटर्स निकले उन्होंने दबा के वोटिंग की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक 149 का जो रिकॉर्ड था माधव सिंह सोलंकी का, वो तोड़कर 156 पर आ गई। और कांग्रेस जो है वो विपक्ष नेता बनने या विपक्ष की भूमिका में भी विधानसभा में नजर नहीं आएगी, क्योंकि केवल 17 है विधानसभा में अध्यक्ष पद के लिए, या विधानसभा में विरोधी दल के नेता के लिए 19 की जरूरत, तब जाके आपको ओपोजिशन का रुतबा मिलता है। सिद्धार्थ जी, छोटा सा जवाब, बिल्कुल वक्त कम है, लेकिन छोटा सा जवाब चाहता हूं कि अब आप कांग्रेस के कंधे पे, जैसे मेहुल ने और करण शाह साहब ने कहा, कांग्रेस के कंधे पे चढ़कर आप भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। क्या आप गुजरात में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे? क्योंकि उत्तराखंड में मैंने देखा कि आप छोड़ गए, आपने सरकार में मतलब वहाँ पर कोई आपको हिस्सेदारी नहीं मिली, तो आपने उत्तराखंड को भूल गए। राजस्थान का भी मुझे ध्यान है कि राजस्थान में आपने एक जमाने में तो कुमार विश्वास साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, फिर वो छोड़ दिया। तो यदि गुजरात में आपको मौका नहीं मिला है तो आप गुजरात भूल तो नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने गुजरात की पूरी जनता का जो धन्यवाद दिया। देखिए, अब हम राष्ट्रीय दल थे और राष्ट्रीय दल की अपनी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि पिछले 8 महीनों में आम आदमी पार्टी ने 2 राज्यों में भाजपा और कांग्रेस दोनों को सत्ता से अपदस्थ किया है। तो ये कहना कि ये बी टीम है, ए टीम है, और जहां तक गुजरात के चुनाव का रिजल्ट है, अगर जीतने वाले को 50% से अधिक वोट आ गए तो फिर तो हारने वाले में से कोई भी किसी का वोट कटवा रहा नहीं ना। ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन सिद्धार्थ जी, एक और बात है, आप और केजरीवाल साहब आज राष्ट्रीय पार्टी बन गए, इसकी तो बधाई है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बनने से वोट नहीं मिलते, ये तो आपने देख ही लिया। कांग्रेस जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी रही है एक जमाने तक, सबसे पुरानी, उसका हाल क्या है? और जो 8 पार्टी आपसे पहले हैं, आज 9वीं पार्टी बनेगी आम आदमी पार्टी। 8 जो पार्टी है ना, उनमें से आपको शायद 8 पार्टी के नाम भी नहीं पता जो राष्ट्रीय पार्टी है। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने से वोट नहीं मिलते, वोट मिलने से राष्ट्रीय पार्टी बनते हैं। 40 लाख वोट मिले ना। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस पर मत चलिए कि केवल राष्ट्रीय पार्टी बन गए। करण शाह साहब, बिल्कुल आखिरी कमेंट जी। बात पूरी करता हूँ। भारत में सीपीआई और एआईटीएमसी जैसे भी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी उनको गुजरात में जाने की हिम्मत जहाँ नहीं हुई, वहाँ पे आम आदमी पार्टी जाके चुनाव लड़ रही है। मैं उसके लिए आपको बधाई दे रहा हूँ मैं, लेकिन ये कह रहा हूँ कि आप वोट पाने से राष्ट्रीय पार्टी बने, आपको ये समझना है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने से वोट नहीं मिलेंगे। मेरा केवल इतना सा निवेदन था जी। करण शाह, भाजपा कांग्रेस का ये पेट में दर्द है कि इन लोगों ने जो हमें 10 साल से 4 आदमी पार्टी बना के रखा था, आज हम 4 आदमी पार्टी बन गए तो उनके पेट में मरोड़ उठ रही है। बिल्कुल ठीक है, वो बात ठीक है। करण शाह साहब, लास्ट कमेंट आपका इस चुनाव के नतीजों पर। गुजरात पर ही हम फोकस कर रहे हैं कि गुजरात को लेकर बड़ा हंगामा हो रहा है। अब सतीश जी का मूड मैं खराब नहीं करना चाहता कि दो राज्य हार गए, वो एक राज्य जीत गए, लेकिन वो बम्पर जीत है, तो बड़ी जीत का मुबारकबाद उनको। नहीं, बिल्कुल बम्पर जीत है, इसके लिए मुबारकबाद तो होनी चाहिए। और ये 156 बैठक एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। 12 तारीख को भूपेंद्र पटेल और उनकी सरकार के नए मंत्रिमंडल की शपथ भी दी है, और उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई सारे भाजपा के जो शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। तो एक बड़ी बात है। और एक चीज मैं ज्यादा बता देना चाहता हूं कि 128 आम आदमी पार्टी, तकरीबन 125 या 128 आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है जिन्होंने अपनी डिपॉजिट घुमाई है, और कांग्रेस के 44 है।
तो मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन कई जगह पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर भी रही है सर। कई सर, कई बैठो 100% दूसरे नंबर पे रही है, कांग्रेस तीसरे या चौथे नंबर पे रही है जी। तो ये अच्छी सी उनकी एक चलिए, उनके लिए भी अच्छी महत्वपूर्ण बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सभी को बधाई, जो जीते हैं उनको भी बधाई, जो हार गए अगली बार की कोशिश के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। मेहुल झाला, करण शाह साहब और सतीश लखेड़ा जी और सिद्धार्थ शर्मा जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या 2024 का ट्रेलर है चुनावी नतीजे। इस पर 78% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 22% लोग इसके पक्ष में हैं। जो जनता को समझना चाहते हैं उनके लिए ये मैसेज काफ़ी है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। न्यूज इंडिया के साथ बने रहिए अगर आप बिना एजेंडा की खबर देखना चाहते हैं तो। नमस्कार।